हेलो। सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में हम ग्रेड सेकंड का जो हमारा टेस्ट सीरीज संचालित है उसी के संबंध में हमारा जो सॉल्यूशन का पार्ट है बायोलॉजी का उसके ऊपर बात करेंगे। जो आपको प्रश्न दिए गए थे 50 प्रश्न हमने प्लांट फिजियोलॉजी के संबंध में आपको दिए थे और उसमें आपका जो रिजल्ट है, आपने कौन से प्रश्न सही किए हैं कौन से गलत किए हैं उनका हम थोड़ा सा, कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो डाउटफुल होते हैं उनके भी हम बात करेंगे। हालांकि बायो के अंदर आप खुद पढ़ लेते हैं भी, आपको अनुस्वर की देने के बाद आप देख लेते हैं भी हाँ ठीक है, लेकिन कुछ प्रश्नों में डाउट होता है बच्चे को भी, ये प्रश्न का उत्तर ये क्यों माना है, तो सारी डाउट्स पर भी हम बात करेंगे। वीडियो इसीलिए मैं अगले दिन डालता हूँ कि आपका कोई डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप पे या जो ग्रुप है उसमें आ जाता है, ताकि हम उसको देख सकें कि वास्तविक रूप से स्थिति क्या है, किस प्रकार की जो प्रश्न है उनमें किन में डाउट्स हैं, तो उन पे हम बात करेंगे। इसीलिए हमने वीडियो आज दूसरे दिन डाला है। तो आज हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन टेस्ट नंबर 3 है। दिन के अंदर हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 2 है। पहले टेस्ट के अंदर हमने प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट 1 पर बात की थी, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के 50 प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे आपका जो पार्ट 2 है, टेस्ट नंबर 3 है, इसके अंतर्गत हम वाटर रिलेशन के अंदर एंजाइम और प्लांट ग्रोथ हार्मोन, इन तीनों टॉपिक को हमने 50 प्रश्न आपको दिए हैं। और सिंपल प्रश्न जो एग्जाम ओरिएंटेड थे, एग्जाम में से ही प्रश्न इन टॉपिकों से आते हैं, वो आपको को करने हैं, अभ्यास करना है। यदि आप नए हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, पहली बार आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखिए, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सीखें। और प्लांट फिजियोलॉजी एक ऐसा पार्ट है बायो के अंदर जहाँ से लगभग 4 से 5 प्रश्न मुख्य परीक्षा के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। एक हमारी नई एमसीक्यू बुक भी केमिस्ट्री की आई है, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी कि आपकी जितने भी आज तक 2026 तक जितने पेपर हुए हैं, लगभग 47-48 पेपरों के 2500 प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ संग्रह है और व्याख्या सहित उपलब्ध है, जो कि ऑनलाइन ही उपलब्ध है हमारे प्लेटफॉर्म पर, आप इसको ले सकते हैं। और इम्पोर्टेंट बुक है। बड़े केमिस्ट्री के अंदर आप सबको पता है कि लगभग प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इतना प्रश्न आप कर लेंगे, लगभग 2500 प्रश्न, तो आपको इससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट एनसीईआरटी पर आधारित है। ठीक। इसको मंगवाने के लिए आप इस प्रकार से, हमारे जो बायोलॉजी के मॉड्यूल हैं, जिस प्रकार से जब से आए लगातार ये आउट ऑफ स्टॉक की स्थिति में है। अभी भी बायोलॉजी मॉड्यूल 1 आउट ऑफ स्टॉक है, जल्द ये उपलब्ध हो जाएगा। तो इनको आप, बायोलॉजी मॉड्यूल फर्स्ट है, बायोलॉजी मॉड्यूल सेकंड है, केमिस्ट्री का मॉड्यूल 1 आ चुका है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है तीनों। ये हमारी एमसीक्यू बुक है। आप कॉम्बो के रूप में ले सकते हैं, अलग अलग लेना चाहे तो अलग अलग ले सकते हैं। ये आपको पूरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करते हैं जैसी संरचना, आपको वहाँ एक पोस्टर मिलेगा, उस पर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन का पार्ट। हमारा जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के ऊपर हमने ऑफर भी दिया था कि जो कि मात्र 599 रुपये के अंदर उपलब्ध है, 50% डिस्काउंट के साथ है ये टेस्ट सीरीज। अंतिम मौका है इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्योंकि आपको यहाँ इसी लेवल के प्रश्न दिए जा रहे हैं ताकि आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें। अभी हम, हमारा जो पहला प्रश्न है, ऑक्सिन के संबंध में असत्य कथन, प्लांट हार्मोन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ऑक्सिन के संबंध में आपको असत्य कथन का चयन है जो करना है। ऑक्सिन के संबंध में हम असत्य कथन का चयन जब करते हैं, तो ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन चाय के बागानों में इस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल चाय के बागानों में इस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई निसंदेह है। ये हार्मोन चाय के बागानों के अंदर इंडोल एस्टिक एसिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पार्श्व कलिकाओं के जो ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन के जैव संश्लेषण हेतु एविना वकर क्रेविचर टेस्ट किया जाता है। ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। पौधों में ऑक्सिन का संश्लेषण जड़ वाले भाग में, पररोह के अग्र भाग, टिप भाग में होता है, बिल्कुल सही है। ऑक्सिन का जो संश्लेषण होता है या तो जड़ वाले भाग में या आपके पररोह जो भाग होता है वहां इसका संश्लेषण ज्यादातर किया जाता है। ऑक्सिन बीज अंकुरण को बढ़ाता है, ऑक्सिन बीज अंकुरण को बढ़ाता है, ये कथन क्या है हमारा? गलत है। बीज अंकुरण से इसका कोई लेना देना नहीं है, बीज अंकुरण को ये प्रेरित नहीं करता है। बीज अंकुरण को प्रेरित करने के लिए हमारे जिबरेलिन हार्मोन है, जिसमें एल्फा माइलेज वगैरह एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि बीज अंकुरण को प्रेरित करते हैं। और बीज अंकुरण का विरोध कौन करता है? बीज अंकुरण का विरोध आपका एब्सिसिक एसिड है, वो करता है। तो यहाँ ऑक्सिन बीज अंकुरण को नहीं बढ़ाता, ये कथन आपका क्या है? गलत है। उत्तर नंबर आपका डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से ऑक्सिन का कार्यकीय प्रभाव नहीं है। कार्यकीय जो प्रभाव है, फिजिकली जो इफेक्ट है,
ये बड़े इंपॉर्टेंट है हार्मोन्स के, आपको इनको ध्यान में रखना है। तो पहला ऑक्सिन का कार्य की जो प्रभाव है, कलम में जड़ों का आरंभन, कलम जो होती है उसके अंदर जड़ों का आरंभन करने के लिए ऑक्सीजन की स्प्रे की जाती है, ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है ताकि उसमें जड़ें, जैसे गुलाब वगैरह के अंदर जड़ें जल्दी निकल जाती है कलमों के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छा प्रश्न है, बनता है ऑक्सीजन से। तो पहला कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा है पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है। जब हम, जिसको हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस की स्थिति, एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि पादप की जो पार्श्व कलिकाएं हैं उनकी वृद्धि को क्या है, उनको काट दें तो पादप क्या है, लंबाई में वृद्धि करता है। तो इसके छिड़काव करने से पार्श्व कलिकाओं की जो वृद्धि है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ताकि पादप लंबाई में वृद्धि कर सके, उसके जो पोषक तत्व उसको ऊपर तक मिल सके। यदि पार्श्व कलिकाएं ज्यादा होती है तो पादप उतना वृद्धि नहीं कर पाता है। तो ये भी सही है कि पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है, अर्थात एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है। वोल्टिंग को प्रेरित करता है। ये हार्मोन वोल्टिंग प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो रोजेट स्वभाव वाले पादप या चौड़ी पत्ती वाले पादपों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको हम वोल्टिंग की प्रक्रिया कहा जाता है, जो कि हमारा जिब्रेलिन हार्मोन के अंतर्गत आता है, जिसको हम पार्श्व पड़ों के दीर्घीकरण है, कम बढ़ावा इनको दिया जाता है, इसको हम वोल्टिंग कहते हैं। जैसे पत्ता गोभी है, गुलाब है, उनमें रोजेट स्वभाव वाले जो पादप है, छोटी पत्ती वाले पादप, उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो उस क्रिया को हम वोल्टिंग कहते हैं, जो कि हमारा यहाँ सही नहीं है, वोल्टिंग काम में नहीं आएगी। फलों व पत्तियों को गिरने से बिल्कुल रोकता है। फलों और पत्तियों को इंडोल एसिटिक एसिड हो या नेप्थलीन एसिटिक एसिड हो, इनका छिड़काव किया जाता है, जो कि प्राकृतिक और कुछ कृत्रिम ऑक्सीजन है, जिनके छिड़काव से फलों व पत्तियों को गिरने से रोका जा सकता है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। तो उत्तर नंबर 3 आपका क्या है, गलत है। अगला प्रश्न है, असुमेलित। आजकल ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि हमें उनकी जो प्रकृति है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वास्तविक रूप से क्या अम्लीय है। अब जिब्रेलिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही कथन है। अम्लीय होते हैं क्या, ऑक्सिन। एमिनोप्यूरिन, साइटोकाइनिन क्या होता है, एमिनोप्यूरिन होता है। साइटोकाइनिन एक प्रकार का एमिनोप्यूरिन होता है। जियाटिन, ऑक्सिन क्या होता है, जियाटिन नहीं, जियाटिन एक प्राकृतिक साइटोकाइनिन है, जिसको लेथम ने खोजा था, इसे ही हम क्या कहते हैं, जियाटिन कहते हैं। तो जियाटिन की जगह ऑक्सिन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, साइटोकाइनिन आएगा, साइटोकाइनिन आएगा। ये कथन बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये क्या हो गया, इसके संबंध में गलत हो गया। एफसीसी कमल को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह उसकी विपरीत परिस्थितियों में बनता है और उसकी हेल्प करता है। और इसे हम पादप की जो विपरीत परिस्थिति है तो उसके अंदर ये बनकर उसकी रक्षा करता है, तो इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। एफसीसी कमल क्या कहलाता है, स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। तो ये अम्लीय प्रकृति जिब्रेलिन, एमिनोप्यूरिन साइटोकाइनिन होते हैं, जियाटिन साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन नहीं होता। और आपका एफसीसी कमल क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन है। तो ये कथन नंबर 3, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका क्या है, यहाँ गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन जिब्रेलिन विरोधी प्रकृति का माना जाता है। जिब्रेलिन विरोधी प्रकृति का कौन माना जाता है, निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो जिब्रेलिन की विरोध प्रकृति का माना जाता है। इथाइलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी कमल, ऑक्सिन। जो इथाइलिन है या साइटोकाइनिन है, जो एफसीसी कमल है या ऑक्सिन है, इथाइलिन को, साइटोकाइनिन को, जिब्रेलिन को, एब्सिसिक एसिड को। तो जिब्रेलिन का विरोधी प्रकृति का मतलब है एंटी जिब्रेलिन। एंटी जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो हमारा क्या होता है, एब्सिसी कमल होता है। इसका भी कारण है, क्यों होता है एब्सिसी कमल, क्यों इसे माना जाता है, क्योंकि एक तो ये जो लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट में पुष्पीकरण पुष्पीकरण का विरोध करता है। कौन, एब्सिसी कमल। इसलिए दूसरा, ये जो हम बात करते हैं बीजांकुरण के समय, बीजांकुरण को रोकता है, बीजांकुरण को क्या करता है, रोकता है। बीज अंकुरण को रोकता है कौन, जिब्रेलिन, क्योंकि इसमें अल्फा एमाइलेज और प्रोटीएजेज, अल्फा एमाइलेज व प्रोटीएजेज, ये दोनों एंजाइमों का संश्लेषण नहीं होता है। इस कारण इसमें बीज अंकुरण नहीं हो पाता, अर्थात बीज अंकुरण का ये क्या करता है, विरोध करता है। कौन, एब्सिसिक एसिड। लेकिन ये दोनों स्थितियों में जिब्रेलिन के लिए क्या है, अनुकूल है। जिब्रेलिन इनको प्रोत्साहित करता है। कैसे, लॉन्ग डे प्लांट के अंदर पुष्पीकरण को क्या करता है, बढ़ाता है। कौन, जिब्रेलिन। बीज अंकुरण को प्रेरित करता है, कौन, जिब्रेलिन। लेकिन इन दोनों को जिब्रेलिन तो प्रेरित कर रहा है
और इनको ये क्या कर रहा है, रोक रहा है। इसलिए ये हार्मोन इन दो कारणों से, इन दो के कारण मुख्य रूप से किसका विरोधी बन जाता है, जिबरेलिन का विरोधी बन जाता है। कौन, एब्सिसिक एसिड। इसीलिए कहा जाता है एंटी जिबरेलिन हार्मोन है कौन, एब्सिसिक अम्ल। इन दो विशेषताओं के कारण। ऐसे कुछ और भी कार्यकीय प्रभाव हैं, लेकिन मुख्य ये दो कार्यकीय प्रभाव ऐसे हैं जो जिबरेलिन को क्या बनाते हैं, क्या बना देते हैं, ये जिबरेलिन को बना देते हैं एब्सिसिक अम्ल का विरोधी। इसीलिए उसे एंटी जिबरेलिन हार्मोन कहा जाता है। किसको, एब्सिसिक अम्ल को। उत्तर नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप इनको तुलना करते हुए याद करें ताकि उनको आप लंबे समय तक याद भी रख सकें और आपके काम में भी आते हैं ये प्रश्न। इसमें भी आपको डाउट वाला प्रश्न है, ये हम बात करते जाएंगे जिसमें मुझे लग रहा है कि जहां आपको लगेगा कि डाउट्स है, क्योंकि जब एक जैसे उत्तर वहां होते हैं वहां थोड़ी सी समस्याएं आती है, लेकिन हमें ज्यादा सही और जो प्रभावी उत्तर है उसका चयन वहां पर करना होता है। निम्न को सुमेलित कीजिए। अब इंडोल एसिटिक एसिड है, हमें पता है इंडोल एसिटिक एसिड खरपतवार मुक्त लोन तैयार करने में काम में आता है। उसके बाद है एब्सिसिक अम्ल, सबको पता है जीर्णता का विरोध करता है, जीर्णता को रोकता है। कौन, एब्सिसिक अम्ल जो होता है वो जीर्णता को क्या करता है, रोकता है। जीर्णता को प्रेरित नहीं करता, जीर्णता को बढ़ाता है, सॉरी, जीर्णता को बढ़ाता है। विलगन और जीर्णता को बढ़ाने का जो काम है वो किसका है, आपका एब्सिसिक अम्ल का है। जीर्णता और विलगन दोनों को क्या करता है, ये बढ़ाता है। कौन, आपका एब्सिसिक एसिड एबीए जीर्णता और विलगन को बढ़ाता है। और जो इथाइलिन होता है वो जीर्णता को क्या करता है, रोकता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जीर्णता को बढ़ाने का काम कौन करता है, एब्सिसिक अम्ल। तो यहां हमने जीर्णता के सामने क्या कर दिया, आपका एब्सिसिक अम्ल कर दिया। इसके बाद है बीज की जो प्रसूति है उसको बढ़ाने का काम करता है कौन, बीज प्रसूति से संबंधित हमारा हार्मोन है क्या, जिब्रेलिन। बीज की जो प्रसूति है, कलिका की जो प्रसूति है उसको कौन प्रभावित करता है, बीज अंकुरण का निरोध करता है, बीज की प्रसूति को तोड़ता है। कौन, ये आपका जो होता है मुख्य रूप से एब्सिसिक अम्ल। जबकि इथाइलिन इनके क्या करता है, विपरीत काम करता है। ये भी आपका बीज प्रसूति से संबंधित हो गया, सही है। इसके बाद आता है आपका ऑक्सीन। अब ऑक्सीन का आपको सबको पता है कि इसको किससे प्राप्त किया गया था, मानव मूत्र से प्राप्त किया गया था। उसके बाद है साइटोकाइनिन जो कि हैरिंग स्पर्म डीएनए में पाया जाता है। तो ये आपका मिलान करना था इस तरीके से। उत्तर नंबर आपका एक क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इसलिए हमने इसका उत्तर क्या माना है, एक माना है। अब आप इसमें इंडोल एसिटिक एसिड को मानव मूत्र के साथ ले सकते हो, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ दो चीजें, इंडोल एसिटिक भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है, तो दोनों को हमें मिलान करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। उत्तर नंबर एक आपका क्या है, राइट। एक हार्मोन का उपयोग, ऐसा एक आधुनिक प्रश्न भी आता है आजकल, हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शानदार प्रश्न है, इसमें कंफ्यूज हम हो जाते हैं कई बार। एक हार्मोन का उपयोग बाजरे में माल्टिंग विधि को बढ़ाने के लिए किया जाता है। माल्टिंग क्या होती है, जब हम माल्टिंग का मतलब होता है स्टार्च को शर्करा में बदलना, स्टार्च का चेंज इन शर्करा, स्टार्च को जब शर्करा में बदलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, माल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, माल्टिंग कहते हैं। इसके बाद है माल्टिंग विधि को बढ़ाने में किया जाता है। दूसरे का उपयोग अन्नानास में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए किया जाता है। और तीसरा क्या कह रहा है कि तीसरा पत्ती जीर्णता में विलंबन, जीर्णता को क्या करता है, रोकता है, जीर्णता में देरी करता है, जिसको हम रिच मोंड लेग प्रभाव कहते हैं। और किसमें पाया जाता है, साइटोकाइनिन के अंदर पाया जाता है। तो हमारा पहला जो है माल्टिंग विधि के लिए काम में आता है कौन सा, जिब्रेलिन हार्मोन। माल्टिंग विधि के लिए कौन सा काम आता है, जिब्रेलिन आता है। अन्नानास में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए हमारा ऑक्सीजन काम में आता है। और जीर्णता में विलंब पैदा कौन करता है, जीर्णता में देरी कौन करता है, डिले कौन करता है, वो साइटोकाइनिन करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में काफी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। पादप वृद्धि व विकास पर निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन का आपको चयन करना है। अनिषेक फलन को ऑक्सीन द्वारा प्रेरित किया जाता है। पादप वृद्धि नियंत्रक नियामक वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ साथ पादप ही साथ साथ वृद्धि तथा संदमन के शामिल हो सकते हैं। निर्विभेदन पुनर्विभेदन के लिए पूर्व आवश्यकता है। शिखागर प्रधानता पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। अब देखो अनिषेक फलन सबको पता है, अनिषेक फलन ऑक्सीजन में भी होता है और जिबरेलिन में भी होता है, लेकिन ज्यादा किस में होता है,
ऑक्सीजन द्वारा प्रेरित किया जाता है मुख्य रूप से। एक कथन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। पादप वर्दी नियंत्रक को बढ़ावा देने के साथ साथ वर्दी का संदमन करने में भी शामिल होता है। पादप वर्दी जो नियंत्रक है या नियामक है, ऐसे पादप जिनको हम प्लांट रेगुलेटर हार्मोन कहते हैं, प्लांट रेगुलेट पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर जिनको बोलते हैं, या इनको बोलते हैं पादप वर्दी नियंत्रक, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ वर्दी नियामक। ऐसे होते हैं जो पादप की वृद्धि को बढ़ाते भी है और पादप की वृद्धि को रोकते भी है। क्योंकि हम 5 प्रकार के प्लांट पीजीआर की बात करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करते हैं, जहां एक ऑक्सीजन आता है, जिब्रेलिन आता है, साइटोकाइनिन आता है, एब्सिसिक अम्ल आता है और आपका इथाइलिन आता है। अब ये जो हमारे दोनों हैं, ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, प्लांट वृद्धि को रोकने वाले हैं, इन्हें हम प्लांट इनहिबिटर कहते हैं और ये हमारे प्लांट ग्रोथ। इन्होंने कहा कि पादप वृद्धि नियंत्रक या नियामक वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ साथ ही वृद्धि का संदमन करने में भी शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसका मतलब ये कथन भी हमारा क्या है, सही है। निर्विभेदन जो होता है वो पुनर्विभेदन की पूरा आवश्यकता, निर्विभेदन की जब घटना होती है तो वो किससे जुड़ता है, पुनर्विभेदन के लिए पूरा आवश्यकता है। पुनर्विभेदन निर्विभेदन एक दूसरे से क्या जुड़े हुए हैं, सबको पता है, बिल्कुल सही है। शिखागर प्रधानता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। एपिकल डोमिनेंस पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रोत्साहित करती, कभी नहीं करती। एपिकल डोमिनेंस तो पार्श्व कलिकाओं को हटाना ही तो एपिकल डोमिनेंस है। ऑक्सीन का कार्य की प्रभाव है, क्या कहता है कि पार्श्व कलिकाओं की जो वृद्धि है उसको रोकना क्या कहलाता है, एपिकल डोमिनेंस कहलाता है, शिखागर प्रधानता कहलाता है। तो ये कह रहा है कि पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को प्रोत्साहित नहीं करता, रोकता है, इसलिए ये कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा ए बी सी। 1 नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निश्चित रूप से आपका उत्तर 1 सही है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को पढ़ना है, देखना है, अच्छे से उसको करना है। हमें थोड़ा सा धैर्य ऐसे प्रश्नों पर बना के रखना है। कई बार हम नहीं ना चीज नहीं पढ़ते और ये प्रश्न हमारे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इनको आपको विशेष क्योंकि जब हम प्रश्न बनाते हैं तो गलती हमारे से भी हो जाती है, क्योंकि एक एक प्रश्न को लिखना, फिर उसमें कहा नहीं, जब तक हम इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं करते हैं तब तक एक आधी गलतियां आ जाती हैं। तो आप इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखें कि आप जब भी प्रश्नों को पढ़ें, प्रश्न का जो पैटर्न है वो जरूर लेंथी हुआ है, लेकिन हार्ड प्रश्न नहीं। ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, लेंथी होने के कारण हम भूल जाते हैं कि ए बी सी होगा, नहीं पूछ रहा है कोई नहीं, ऐसे प्रकार के आप कंफ्यूजन होकर 7-8 प्रश्न आप आसानी से गलत कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन बीज कलिका प्रसूति तथा रंध्रों को बंद होने को प्रेरित करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बीज की, कलिका की प्रसूति तथा रंध्रों को बंद करने को प्रेरित करता है। बीज प्रसुप्ति, कलिका की प्रसुप्ति तथा रंध्रों को बंद करने का काम करता है। तो हम सबको पता है कि एब्सिसिक एसिड ऐसा है जो कि बीज प्रसुप्ति को बढ़ाता है, कलिका प्रसुप्ति को बढ़ाता है तथा रंध्रों को बंद करने का काम करता है। बीज प्रसुप्ति को बढ़ाता है, रंध्रों को बंद करने का काम करता है और बीज अंकुरण का क्या करता है, रोध करता है। ऐसा प्रश्न भी कई बार आता है कि बीज प्रसूति, कलिका प्रसूति और रंध्रों को बंद करने का काम करने वाला एंजाइम कौन सा, हार्मोन कौन सा है, तो एब्सिसिक अम्ल है, हमें सबको पता है। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आप प्रश्नों की शैली को समझें, पढ़ें। अब जो प्रश्न आपके गलत हुए टेस्ट के अंदर उनका आप एनालिसिस करें और थोड़ा सा उनको उसी रूटीन के अंदर पढ़ना शुरू करें। आप मॉड्यूल के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें हमने समझा रखी है। आपके पास यदि कंटेंट उससे भी अच्छा है या आप चाह रहे हैं कि मेरे पास है तो आप उससे पढ़ें, लेकिन हमें गलत नहीं करना। अब ये चीज़ें हैं जो आपको बार बार हम बता रहे हैं। देखो, हमें झूठ बोलना तो आता नहीं है, हम आपको बड़ी बड़ी बातें करें, बताएं कि आप ऐसे करो, हाँ ये टेस्ट सीरीज ले लो, इससे ये हो जाएगा। देखो, होना बाजार के अंदर कुछ भी नहीं है, केवल सब मार्केटिंग है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। टेस्ट के नाम पर ये टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है, आप इतना कवर कर लेते हैं तो मेरे अनुसार ठीक है, लेकिन हमारी आदत क्या रहती है कि हम भूखे रहते हैं। और भूखे का मतलब है कि हम बहुत सारी चीजें एक साथ ले लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग सही समय पर नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता। हमने 2-3 टेस्ट सीरीज ले ली, 2-3 किताबें ले ली और उनमें ही हम उलझते रह जाते हैं और सही चीज की पहचान हम नहीं कर पाते। एक विद्यार्थी की ये विशेषता होनी चाहिए कि उसे सही चीज की पहचान आए, और जब तक आप पहचान नहीं कर पाएंगे, चाहे प्रश्न हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी हो, पहचान यदि आपकी नहीं है
तो इसका मतलब आप उस सक्सेस के रास्ते पर नहीं है। सबसे पहले हमें ये पहचान होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। चुनाव आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। यदि आपका चुनाव सही है, पहचान सही है, तो आपको इस दुनिया की कोई भी ताकत सिलेक्शन से नहीं रोक सकती। सबसे बड़ी बात है कि हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में पहचान ना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतना कंटेंट है, इतना मटेरियल है यूट्यूब के ऊपर कि आप ढूंढेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन यदि सही मार्गदर्शन आपके पास है और आप उसके अनुसार चल रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आपको भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल सुनने की तरह ना रहें, थोड़ा थोड़ा अपने आप को समझाएं, समझें और इन चीज़ों की पहचान करना सीखें। 2 नंबर उत्तर आपका क्या है? राइट आंसर है। गन्ने में शर्करा उत्पादन बढ़ाने हेतु किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? गन्ने के अंदर जो शर्करा है उसका संचय करने के लिए, बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? सबको पता है, जिब्रेलिन जो हार्मोन है वो गन्ने की शर्करा का संचय करता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है और गन्ने में शर्करा शर्करा का जो संचय है, स्टोर है, जो करता है कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन। उत्तर नंबर 3 आपका राइट आंसर है। जिबरलिन के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें व सत्य कथन का चयन आपको करना है। देखो प्रश्न दे रखा है, गन्ने की फसल पर छिड़काव करने से, गन्ने की फसल पर छिड़काव करने से तने की लंबाई बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है। गन्ने की फसल में शर्करा उत्पादन को बढ़ाया जाता है। यह हार्मोन पौधों में लंबी दीप्तकालिता को विस्थापित कर देता है। पत्ता गोभी में रोजेट स्वभाव वाले पादप से इसका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं? उनमें बदला जा सकता है, रोजेट स्वभाव को बदला जा सकता है। इसका मतलब ये जो चारों के चारों कथन है जिब्रेलिन के संबंध में बिल्कुल सही है। गन्ने में फसलों को छिड़काव किया ही जाता है, सबको पता है। और इसके अलावा गन्ने की फसल में शर्करा उत्पादन को हम बढ़ाते हैं इसके द्वारा। यह हार्मोन पौधों में लंबी दीप्तकालिता को विस्थापित कर देता है। लॉन्ग डे प्लांट के अंदर लंबी दीप्तकालिता को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। पत्ता गोभी में रोजेट स्वभाव को प्रयोग से इसको बदला जा सकता है। तो उत्तर नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा कि ये सारे के सारे कथन इसके संबंध में सही है। असत्य कथन, लेग फेज में वृद्धि दर बहुत मंद होती है। ये एक ग्रोथ फेज से संबंधित जुड़ा हुआ पैटर्न है। पहले भी ऐसा प्रश्न आपको दिया था। ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर आ जाते हैं क्योंकि ग्रोथ हमारे शब्द सिलेबस के अंदर है। और जब हम उस साइकिल की बात करते हैं, एक चित्र हम सिग्मोइड आकार का एक चित्र बनाते हैं तो उसमें हमें दर्शाया जाता है कि कहाँ वृद्धि हो रही है, कहाँ वृद्धि रुक रही है, कहाँ वृद्धि अधिकतम हो रही है, कहाँ वृद्धि कम हो रही है। तो जब हम ग्रोथ फेज की बात करते हैं तो उन्हीं फेज के अंदर ये अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है हमारी लेग फेज, जिसमें एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न आए हुए हैं। लेग फेज क्या होती है कि जिसमें वृद्धि दर बहुत मंद होती है, शुरुआती दौर होता है। लॉग फेज वृद्धि दर उच्चतम होती है। और अस्थायी या स्थायी अवस्था स्टेशनरी फेज में वृद्धि रुक जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, स्थायी हो जाती है। तो ए बी सी तीनों कथन सही है। पादपों में वृद्धि एस आकार का होता है, जे आकार का नहीं होता। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में कई बार बन जाता है। असत्य कथन का चयन करें। चाय के बागानों में इंडोल एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेप्थलीन एसिटिक एसिड फलों को गिरने से बचाता है। तने में प्रकाशानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म, गतिविधि ऑक्सीन हार्मोन के कारण होती है। पौधों में ऑक्सीन का संश्लेषण फ्लोएम में होता है। ये 4 कथन इन्होंने दे रखे, इनमें असत्य कथन का चयन करना था। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो संश्लेषण है वो फ्लोएम में कभी भी नहीं होता। हमने बताया था कि जड़ वाले भाग में या पर्वा वाले भाग के शीर्ष भाग में इनका संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बी सही है, सी सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें ऐसे प्रश्नों का, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े महत्वपूर्ण हैं। फाइटोक्रोम के संबंध में दिए गए कथनों से सही कथन का चयन करें। फाइटोक्रोम एक पोरफायरिन वर्णक है, एक प्रकार का पोरफायरिन वर्णक है, जो कि बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि पोरफायरिन वर्णक है। इसका पीआर रूप लघु दिवस पादपों में पुष्पीकरण को प्रेरित करता है लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट के अंदर, तथा लाल प्रकाश अवशोषित करके ये किसमें बदल जाता है? पीएफआर में बदल जाता है। इसका जो पीएफआर रूप है वो दीर्घ दिवस पादपों में सुदूर लाल प्रकाश को अवशोषित कर पीआर में बदल जाता है। पीआर को फाइटोक्रोम का सक्रिय रूप माना जाता है। तो ये कथन ए, कथन बी, कथन सी और कथन डी चारों के चारों क्या है? गलत कथन। सही कथन है। फाइटोग्राम में दिए गए कथनों में से सही कथन का आपको चयन करना है। तो ये ए बी सी डी ये सारे के सारे कथन क्या है? सही है। लेकिन पी आर को साइटोक्रोम का सक्रिय रूप नहीं माना जाता, पी एफ आर को सक्रिय रूप माना जाता है। इसलिए ये कथन क्या हो गया?
गलत हो गया। कथन ए कथन सही, कथन बी कथन सही है, कथन सी भी सही है, ये तीनों आपके सही है, लेकिन पी एफ आर क्या है, गलत कथन है, इसलिए इसको हम उत्तर नहीं मानेंगे। ए बी सी आपका उत्तर नंबर 1 राइट हो जाएगा। असुमेलित को चयन कीजिए। अब कुछ वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं जो इससे चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट और भी है उसमें भी हमने वैज्ञानिक पूछे थे, क्योंकि यहाँ से कई बार वैज्ञानिकों के नाम पूछे हुए हैं तो ये पूछे जा सकते हैं। दीप्तकालिता की खोज गार्नर और एलार्नर ने की थी, बिल्कुल सही कथन है। फाइटोक्रोम शब्द आपका बोर्थिंग और हेनरिक्स ने दिया था, बिल्कुल सही है। वसंतीकरण की खोज लोइनसेंको ने की थी। लाइसेंको एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वसंतीकरण को खोजा, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। जबकि आपका गलत क्या है, फ्लोरिजन। फ्लोरिजन जो वर्णक है, ये जो एक सॉरी काल्पनिक हार्मोन है, काल्पनिक हार्मोन है जिसकी खोज चैलख्यान ने की थी। किसने की थी? चैलख्यान नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब हम इनकी परिभाषाएं, यहाँ से प्रश्न आते हैं, लॉन्ग डे प्लांट कौन से हैं, शॉर्ट डे प्लांट कौन से, परिभाषा भी पूछ ली जाती है कि पुष्पों पर प्रकाश की अवधि का जो प्रभाव है, पुष्पन पर प्रकाश अवधि का जो प्रभाव है, प्रकाश का जो प्रभाव है वो क्या कहलाता है, दीप्तकालिता कहलाता है। और पुष्पों के ऊपर ताप का जो प्रभाव है, टेम्परेचर का जो प्रभाव है, उसे हम वसंतीकरण घटना कहते हैं, वसंतीकरण कहते हैं। फाइटोक्रोम एक वर्णक है, फ्लोरिजन एक क्या है, काल्पनिक हार्मोन है जिसकी खोज चैलख्यान ने की थी। ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आ जाता है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सही सुमेलित का चयन कीजिए। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कि ऐसे एग्जाम्पल्स एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। सही सुमेलित, लघु दिवस पादप, शॉर्ट डे प्लांट गन्ना है, तंबाकू है, चावल है, बिल्कुल सही है। दीर्घ दिवस पादप में हैनबेन है, गाजर है, मूली है, बिल्कुल सही है। दिवस निरपेक्ष पादप के अंदर मक्का, टमाटर और सूरजमुखी, ये भी सही है। चारों के चारों ऑप्शन आपके क्या है, सही है, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उत्तर नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनके एग्जाम्पल आपको विशेष तौर से ध्यान रखने से पर्सन का हमारा उद्देश्य जो यही है कि आप इन सब को एग्जाम्पल सबके ध्यान रखें। किसी बार एक का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि लॉन्ग डे प्लांट के अंदर कौन सा नहीं आएगा, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर कौन सा नहीं आएगा, दिवस निरपेक्ष पादप के अंदर कौन सा नहीं आएगा। एक्चुअली इनको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। एफसीसी कमल के संबंध में असत्य कथन है। एफसीसी कमल के संबंध में असत्य कथन है। अब एफसीसी कमल बीज अंकुरण विरोधी हार्मोन है, क्योंकि बीज अंकुरण का प्रेरित कौन करता है, जिबरेलिन करता है। बीज अंकुरण को प्रेरित कौन करता है, अल्फा हेमालेज और प्रोटीजेज एंजाइम पाए जाते हैं, इस कारण उनको प्रेरित करता है कौन, जिबरेलिन। ये बीज अंकुरण का विरोधी है और एंटी जिबरेलिन भी है, सही कथन है। जीर्णता को त्वरित करता है, जीर्णता को बढ़ाता है, इसके साथ साथ विलगन को भी बढ़ाता है। ये थाइलिन भी विलगन और जीर्णता को क्या करता है, प्रेरित करता है। अब जीर्णता को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, त्वरित करेगा, तो इथाइलिन भी करता है और ये भी करता है। इसी तरह विलगन को प्रेरित करता है, ये भी करता है, और इथाइलिन भी करता है। इथाइलिन और एसिटिक एसिड दोनों समान प्रकृति के हैं, क्योंकि ये दोनों ही विरोधी हार्मोन है यार। पीजीआर रेगुलेटर जो हमने देखा था कि 3 बढ़ाने वाले हैं और 3 इनहिबिटर है, तो ये इनहिबिटर में आते हैं। इनकी समानताएं हैं कुछ। जीर्णता को त्वरित करता है, विलगन को क्या करता है, प्रेरित करता है, बीज अंकुरण का विरोधी है। चौथा है कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। एफसीसी कमल कोशिका विभाजन से जुड़ा हुआ नहीं। कोशिका विभाजन में हम साइटोकाइनिन की बात कर सकते हैं, जिबरेलिन की कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर किस में आता है, साइटोकाइनिन में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, गलत है। इसमें हमारा करेक्शन भी था, मैंने आपको सही भी करवा दिया था गलती से आंसर की के अंदर, उसमें आपने देख लिया होगा कि इसका जो ऑप्शन है वो इनमें से कोई नहीं है। हमने इसका मान रखा था ए बी सी डी, ये था सुमेलित के चक्कर में भी। सुमेलित कौन है, सारे सुमेलित हैं। यदि सुमेलित नहीं हो तो आपका इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने पूछा है असुमेलित, या तो आप इसको यहाँ सुमेलित कर दें तो हमारा ए बी सी डी सारे सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ यदि हम असुमेलित कर दें तो असुमेलित के अंदर ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन है और ये इनके व्युत्पन्न है। ऑक्सिन किसका व्युत्पन्न है, ट्रिप्टोफैन का व्युत्पन्न है। साइटोकाइनिन एडेनिन का व्युत्पन्न है, नाइट्रोजनिक क्षार का। जिबरेलिन ट्रपिनिन का व्युत्पन्न है, जो कि एमिनो एसिड है। एफसीसी कमल कैरोटिनोइड का व्युत्पन्न है, और इथाइलिन मेथियोनिन एमिनो एसिड का व्युत्पन्न है। ये इनसे व्युत्पन्न होते हैं, इनके व्युत्पन्न माने जाते हैं, डिराइव है। तो हार्मोन एक साइड और एक साइड व्युत्पन्न। अब यहाँ से एनसीईआरटी में ये आपके दे रखे हैं, और एक भी पूछा जा सकता है, 2 भी पूछे जा सकते हैं, सारे मैंने आपको दे दिए। इनमें से कोई भी प्रश्न आपका आए गलत नहीं होना चाहिए। कैसा भी प्रश्न आए, चाहे ऑक्सिन के बारे में पूछे, साइटोकाइनिन के बारे में पूछे, जिबरेलिन के बारे में पूछे, एफसीसी कमल के बारे में पूछे, या इथाइलिन के बारे में पूछे, किसी से भी पूछे, आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं।
कई बार क्या है कि हम सस्ते के चक्कर में, कंटेंट देखो बहुत जरूरी है। अब टेस्ट सीरीज आपको 200 में मिल रही है, 300 में मिल रही है, लेकिन हम उनसे आपकी तुलना बिल्कुल नहीं करेंगे, न हम आपको ये कहेंगे कि आप हमारी उनसे तुलना करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अलग काम करने का तरीका है, ढंग है, और हम बड़े ईमानदारी से काम करने का प्रयास करते हैं। जो कंटेंट आपको दे रहे हैं वो बड़ा शानदार है, उतना ही आप पढ़ें जितना हम आपको प्रेरित करें। प्रयास यही है कि लगभग वहां तक ही, उस गहराई तक आपको जाना है। ये चीज आपको आइडिया हो जाती है इस टेस्ट के माध्यम से। और ये यदि पहचान आपको नहीं है तो मेरे अनुसार तैयारी करने का कोई तुक आपको नहीं है, हक नहीं है, यदि आप ये पहचान नहीं कर पा रहे कि वास्तविक रूप से कंटेंट क्या है। तो ये थोड़ा थोड़ा सीखें आप, थोड़ा आगे बढ़ें। और ये नहीं है कि आपको 100 रुपये में कोई मिल गया, 200 में मिल रही होगी, लेकिन क्वालिटी जो है उसके साथ हम समझौता नहीं करते हैं। प्रयास ये करते हैं कि आपको अच्छी क्वालिटी मिले। तो ए, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, सही हैं। नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर उस पादप अवरोधी नियामक का चयन करें जो यह कार्य करता है। ये फिर वह कूट का प्रश्न है, जिसमें ऐसे कूट वाले प्रश्न ही एग्जाम में ज्यादातर आ रहे हैं। तो हमने भी देखा कि आपको कूट के प्रश्न दिए जाए। अब इसमें देखकर आपको ये कंफ्यूज हो गए होंगे, नए प्रकार का प्रश्न मिला है कि ए बी सी डी तो लिखा ही नहीं हुआ, यहाँ तो हार्मोन के नाम दे दी। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये 4 विशेषताएं दे दी और इस विशेषताओं से आपको छांटना है कि किसकी बात कर रहे हैं। नवोद्भिद की क्षैतिज वर्दी अक्षों में घुमाव, द्विबीजपत्री पत्रों में शीर्षक अंकुशिका का निर्माण, पत्तियों व फूलों की जरा अवस्था व विलगन को प्रेरित करना। जरा अवस्था का मतलब होता है जीर्णता। अब हमें पता है जीर्णता और विलगन को कौन प्रेरित करता है, एब्सिसिक एसिड भी करता है और एथाइलिन भी करता है। मूंगफली के बीजों में और आलू के कंदों को अंकुरित करने का काम हमें पता है किसका होता है, एथाइलिन का होता है। तो ये चीजें आप पकड़ सकते हैं। बीज और कलिका सुप्तावस्था को समाप्त करना, ये भी काम किसका होता है, एथाइलिन का होता है। तो यहाँ आप इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड के अंदर हो सकता है आप कंफ्यूज हुए हो, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा, इथाइलिन होगा। मूंगफली की, ये सारी एनसीईआरटी की लाइनें, मूंगफली के बीजों और आलू के कंदों को अंकुरित करने का काम इथाइलिन का है। पत्तियों व फूलों की जरा अवस्था, विलगन, यहाँ आपको देखकर हो सकता है आपके एचसीसी कमल के दिमाग में आया हो, लेकिन एचसीसी कमल नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा आपका, इथाइलिन होगा। सी नंबर उत्तर आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। कथन और कारण। कथन, छोटे तने की लंबाई का बढ़ना जिबरेलिन हार्मोन के उपयोग से संभव है। जिबरेलिन कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। ये कथन दोनों सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये कोशिका विभाजन व कोशिका दीर्घीकरण को प्रेरित करता है। जिबरेलिन तो करता ही करता है कोशिका दीर्घीकरण को। तो जिबरेलिन के लिए कथन 1 और कथन 2 क्या है, दोनों सही हैं। 1 नंबर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जी आपने थोड़ा सा भी ध्यान से इसको पढ़ा है, हालांकि दिखने में बड़ा प्रश्न हो जाता है, लेकिन ये बड़े आसान प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न जो आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम इतना यूज नहीं करते माइंड को कि थोड़ा उसको पढ़े, टाइम नहीं दे पाते, और हम पहले प्रश्न को देखकर छोड़ देते हैं। स्तंभ फर्स्ट व स्तंभ सेकंड का मिलान करें, दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। स्तंभ फर्स्ट है, स्तंभ सेकंड है। सी डार्विन, एफ डार्विन, मिलर व स्कूग, एच कंजिस, कुरोसावा, साइटोकाइनिन, एबीए, एथिलीन, ऑक्सीन और जिब्रेलिन। ये आपके वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, और एक साइड आपका क्या दे रखा है, यहाँ इन्होंने मिलान करने के लिए बोला है कि आप इसका मिलान करें। जैसे इन्होंने दे दिया सी डार्विन, एफ डार्विन, मिलर व स्कूग, एच कंजिस और आपका कुरोसावा। तो जब हम बात करें तो यहाँ सी डार्विन और एफ डार्विन जो है वो ऑक्सीन से जुड़े हुए वैज्ञानिक है, ऑक्सीन हार्मोन से संबंधित है। और मिलर व स्कूग आपका किससे जुड़े हुए हैं, साइटोकाइनिन से जुड़े हुए हैं। और एच कंजिस आपका क्या है, एथिलीन से जुड़े हुए हैं। और कुरोसावा आपका क्या है, जिब्रेलिन से जुड़ा हुआ हार्मोन है। तो ये सारी चीजें हैं कि सी डार्विन, मिलर, स्कूग, एच कंजिस, कुरोसावा, ये सारे वैज्ञानिकों के नाम हैं, और ये इनसे जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं। तो इनको आपको विशेष तौर से अच्छे से ध्यान रखना। तो इनका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ए का 4, बी का 1, बी का 3। 1 नंबर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे वैज्ञानिकों के नाम, क्योंकि यहाँ ये भी आपकी एनसीईआरटी में कुछ वैज्ञानिक दे रखे हैं, जैसा हमने अभी व्युत्पन्न पढ़े थे उसी तरीके से ये लाइनें भी आपकी अलग अलग जगह दे रखी हैं। तो आप इन वैज्ञानिकों के नाम विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने कोई बाहर से पेपर नहीं, एनसीईआरटी आधारित ही प्रश्न है। तो आपको विशेष तौर से इसको ध्यान रखना है। इनमें से एक भी पूछा जा सकता है, 2 भी पूछे जा सकते हैं, सारे भी पूछे जा सकते हैं, कैसा भी प्रश्न आए आप इसको करेंगे। अब इससे हार्ड प्रश्न आपका नहीं आएगा। जिब्रेलिन अमल पुष्पन प्रेरित करता है। जिब्रेलिन जो अमल है वो पुष्पन किस में प्रेरित करता है, वो करता है दीर्घ दीप्तकाली पौधों में, दीर्घ दीप्तकाली पौधों में, लघु दीप्तकाल के अंदर।
दीर्घ दीप्तकाली लॉन्ग डे प्लांट के अंदर लघु दीप्तकाल में क्या करता है, जिबरेलिन अम्ल पुष्पन को प्रेरित करता है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जिबरेलिन दीर्घ दीप्तकाल में पौधों के अंदर लघु दीप्तकाल, दीर्घ दीप्तकाली पौधों के अंदर लघु दीप्तकाल के अंदर उल्टा है, लॉन्ग डे प्लांट होंगे और लघु दीप्तकाल होगा, लघु दीप्तकाल या दीर्घ दीप्तकाल, शॉर्ट डे प्लांट नहीं, लॉन्ग डे प्लांट और लघु दीप्तकाल, ये चीज विशेष तौर से ध्यान रखें, कंफ्यूज हम हो जाते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर 2 नंबर होगा। विसरण दाब न्यूनता है, डीपीडी, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर, डेफिनिट जल की मांग, जल की डिमांड, जिसको हम विसरण दाब न्यूनता कहते हैं या डीपीडी कहते हैं, जो कि चूषण दाब के समानार्थी है, भित्ति दाब के अनुक्रमानुपाती है। अब हमें पता है डीपीडी के संबंध में प्रश्न केवल घुमाया हुआ था, थोड़ा सा आप में दिमाग था तो आपने यूज किया होगा, ओपी बराबर डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब हमें ये कह दिया इन्होंने, ये कह रहा है कि भित्ति दाब होता है टीपी के अनुक्रमानुपाती नहीं होता, चूषण दाब के समानार्थी, परासरण के समानार्थी, परासरण दाब के समानार्थी नहीं हो सकता, परासरण दाब अलग है, डीपीडी अलग है, लेकिन चूषण दाब जिसको हम सक्शन प्रेशर कहते हैं, यही तो सक्शन प्रेशर है क्या, डीपीडी को ही हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर या चूषण दाब कहते हैं, इसलिए ये चूषण दाब के क्या हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा, अर्थात डीपीडी बोल दो या चूषण दाब बोल दो, एक ही बात है, इसी का ही दूसरा नाम है क्या, चूषण दाब। तो यहाँ से न्यूमेरिकल जो आपको हमने दिए हैं उन पर आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर एक न्यूमेरिकल आजकल हर एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है, तो आप उनको बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है, केवल 2 कॉन्सेप्ट उनके अंदर ध्यान रखने, हम उसकी बात करेंगे जब न्यूमेरिकल आएगा, उन 2 कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल उसको कर सकते हैं। अब ये सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आया होगा कि भित्ति दाब के अनुक्रमानुपाती चूषण दाब आपने मॉड्यूल पढ़े हैं, वहां दे रखा है, चूषण दाब किसको कहते हैं, डीपीडी को ही कहते हैं, तो चूषण दाब के समानार्थी शब्द है ये, तो ये बिल्कुल उत्तर नंबर 3 आपका राइट हो गया। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, वाष्पोत्सर्जन के संबंध में वाष्पोत्सर्जन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो यह प्रकाश संश्लेषण के लिए जल आपूर्ति करता है, बिल्कुल करता है साहब, यह पौधों में अवशोषण व परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करता है, पौधों में अवशोषण व परिवहन के लिए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव पैदा करेगा, इसमें कोई दोरा नहीं है, करेगा। यह मिट्टी से खनिजों के सभी भागों तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही है, मिट्टी से खनिजों को सभी पौधों के सभी भागों तक पहुंचाता है। यह पत्ते की सतह को कभी कभी 10 से 15 डिग्री तक गर्म करता है, कभी नहीं करेगा। वाष्पोत्सर्जन का मतलब ही ये है कि पौधे में क्या करना, उसको ठंडक देना, शीतलता प्रदान करना। जब पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है तो पौधे क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, शीतलता उनके अंतर्गत आती है, तो गर्म कभी भी नहीं करता। ये कथन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ई यह कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। तो ए बी सी और ई, ए बी सी और ई आपका क्या है, राइट आंसर है, ए बी सी और ई आपका बिल्कुल राइट है। 2 नंबर उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही। वाष्पोत्सर्जन के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है, वायु की गति बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, बढ़ता है। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, बढ़ती है। वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। वायुमंडलीय आर्द्रता जब बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा, बिल्कुल सही है। आर्द्रता ज्यादा होती है तो वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि शुष्क परिस्थितियों में होने वाली घटना है। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, वायु की गति बढ़ेगी तो रंध्र क्या होंगे, खुलेंगे, रंध्र खुलेंगे तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है। वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ये क्या होता है, वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम होता है। तो उत्तर नंबर सी आपका गलत हो गया। ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, भी सही है। तो उत्तर नंबर सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। बिंदु स्त्राव या गटेशन के संबंध में दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें और सही कूट का आपको चयन करना है। यह क्रिया जल अवशोषण बढ़ने व वाष्पोत्सर्जन कम होने पर होती है। यह क्रिया जल अवशोषण बढ़ने पर व वाष्पोत्सर्जन कम होने पर होती है।
बिंदु जो स्त्राव है, बिंदु स्त्राव गटेशन जिसको बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम के अंदर बिंदु स्त्राव से कई बार प्रश्न आते हैं। तो पहला है कि यह क्रिया जल अवशोषण के बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन के कम होने पर होती है। बिल्कुल सही है, जल अवशोषण बढ़ेगा तभी तो बिंदु स्त्राव होगा, और वाष्पोत्सर्जन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यदि वाष्पोत्सर्जन से जल चला गया तो बिंदु स्त्राव के रूप में जल कहां से आएगा। तो वाष्पोत्सर्जन कम हो और जल का अवशोषण ज्यादा हो तो बिंदु स्त्राव होता है। बिंदु स्राव क्रिया मूल दाब के कारण, रूट प्रेशर के कारण होती है। बिल्कुल सही है, बिंदु स्राव में निकलने वाला द्रव कभी भी शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है, कुछ कार्बनिक पदार्थ उसमें पाए जाते हैं। तो ए बी सी कथन सही है। डी, बिंदु स्राव की क्रिया वात रंध्रों द्वारा होती, कभी नहीं होती, जल रंध्रों द्वारा होती है, जिसको हम हाइड्रोथोड कहते हैं। हाइड्रोथोड, जिनको जल रंध्र कहते हैं, उनके द्वारा ये क्रिया होती है। तो ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, ए बी और सी आपका राइट आंसर है। अगला, कोशिका ए जिसका प्रासरण दाब -10 बार है तथा दाब विभव 5 बार है, जबकि बी कोशिका का प्रासरण विभव 12 बार है वह दाब विभव 8 बार है, तो जल की दिशा क्या होगी। अब ये वो न्यूमेरिकल्स है जिसको आपको थोड़ा सा समझना है, कंफ्यूज नहीं होना। इन न्यूमेरिकल में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने न्यूमेरिकल नहीं किए, तो उनको मैं बता दूं। सबसे पहले आपको यहाँ पहचान ये करनी है कि बात वो डीपीडी की कर रहा है या वाटर पोटेंशियल की कर रहा है, जल विभव की कर रहा है। यदि वो बात जल विभव की कर रहा है और यदि वो बात डीपीडी की कर रहा है, दोनों में एक ही अंतर है। डीपीडी में जो जल की दिशा होगी वो कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर होगी, कम से अधिक की ओर, जल अपनी कम से अधिक सांद्रता की ओर या कम डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर जाता है, कम से अधिक की ओर, और जल विभव के अंदर उच्च जल विभव से निम्न की ओर जाता है। ये पहचान सुनिश्चित आपको करनी है सबसे पहले। अब हमें पता क्या चलेगा ये डीपीडी की बात कर रहा है या ये बात कर रहा है जल विभव की, क्योंकि एक तो इन्होंने हालांकि हम बार दे दिए, तो बार हमें पता इकाई किसकी है, जल विभव की है। इसके अलावा प्रासरण विभव और दाब विभव में माइनस और प्लस का यदि चक्कर आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, बात किसकी कर रहा है, जल विभव की बात कर रहा है। जल विभव की बात जब भी करेगा तो उसमें माइनस प्लस हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दाब विभव जब हम बात करते हैं जल विभव के अंदर, तो उसके अंतर्गत दाब विभव का मान और जल विभव का मान, इसके अंतर्गत जल और परासरण विभव और दाब विभव क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो जल विभव बड़ा इंपॉर्टेंट है। परासरणी विभव और दाब विभव, परासरणी विभव हमेशा ऋणात्मक होता है, परासरणी विभव और दाब विभव, परासरणी विभव क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब यहां देखा दे रखा है परासरण दाब बोल सकते हो, परासरणी विभव बराबर होता है ओपी और दाब विभव बराबर होता है किसके, टीपी के। दाब विभव किसके बराबर होता है, टीपी के बराबर होता है। अब दाब विभव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, माइनस का होगा, किसके अंतर्गत, जल विभव के अंतर्गत। तो ये चीज आपको पहचान सुनिश्चित पहले करनी है। परासरणी विभव बोलेंगे जल विभव के दौरान, जैसे डीपीडी के दौरान इसको क्या बोलेंगे, ओपी बोलेंगे, इसको टीपी और इसको दाब विभव। ये परासरणी विभव, ये दाब विभव। अब यहां हमें पता है कि माइनस का निशान होगा, तो इसका मतलब ये बात जल विभव की कर रहा है, और जल विभव की बात करेगा तो जल कहां जाएगा, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर। अब हम ए की बात करते हैं। ए में परासरण दाब अर्थात परासरण विभव और दाब विभव दोनों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 5। अब हम इन दोनों में से माइनस करेंगे, बी कोशिका ए है, ए के अंदर हमारा टीपी माइनस ओपी हुआ या ओपी माइनस टीपी हुआ तो 5 आ गया। अब बी कोशिका के अंदर दाब विभव -12 है और ये 8 है, मतलब ओपी का मान 12 है, टीपी का मान कितना है, 8 है, तो 12 में से 8 गए -4। अब हमें पता चल गया कि एक कोशिका का जो है वो जल विभव आ रहा है -5 और इसका जल विभव आ रहा है -4। तो बड़ी संख्या कौन सी है, -4 वाली क्या है, बड़ी संख्या है। जिसके निशान माइनस का हो, संख्या छोटी हो, इसका मतलब वो अपने आप में क्या है, बड़ी है। यहाँ माइनस का निशान ज्यादा माइनस है, 5 का माइनस है, तो ये क्या है, छोटी संख्या है। तो जल विभव उच्च जल विभव से निम्न की ओर होता है, तो बी से ए की ओर हो जाएगा। इसको समझने का ये तरीका था। आप में इसमें भी हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुआ हो, लेकिन अब आप इसको दूर कर लें कि इसकी गति जो होगी वो बी से ए की ओर होगी। क्यों होगी, क्योंकि जल विभव हमेशा अपने उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति करता है। इस कारण वहां इसका जो माइनस का निशान है, जितनी संख्या बड़ी होगी उसके अंदर लगा हुआ माइनस का निशान उसको छोटा करता है, और संख्या जितनी छोटी होगी उसके साथ लगा हुआ माइनस का निशान उसको क्या करता है, बड़ा करता है। तो ये चीज आपको पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए कि जल विभव की बात कर रहा है या परासरण विभव की बात कर रहा है, और इनको आपको माइनस प्लस करके उत्तर निकालना है। कॉन्सेप्ट एक ही है, जल विभव जब भी आए उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर गति होगी।
शुद्ध जल का जल विभव होता है, शुद्ध जल है उसका जल विभव हमेशा क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि शुद्ध जल विभव का अधिकतम होता है, अधिकतम का मतलब होता है शून्य, क्योंकि माइनस जीरो माइनस होगा, जीरो होगा, प्लस होगा। अब ये स्थायी नहीं है, लेकिन शून्य क्या है, स्थायी हो गया, सबसे बड़ी संख्या होगी इनके अंदर। तो शुद्ध जल का जो जल विभव है वो क्या होता है, प्लस में नहीं होता, माइनस में। जैसे जल विभव एक संख्या क्या है, जल विभव किससे मिलकर बनता है, परासरणी और दाब विभव से। एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो जिसका निशान बड़ा होगा तो माइनस भी रह सकता है, प्लस भी रह सकता है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि जल विभव अधिकतम होता है। अधिकतम मान किसको मानेंगे, शून्य को मानते हैं। तो उत्तर नंबर 4 आपका राइट। जीव द्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जब पादप सेल को अति सांद्र घोल के अंदर, अति सांद्र विलयन के अंदर रखते हैं, तो उसका जो बाहर, उसका द्रव्य जो बाहर आ जाता है, इसकी घटना को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ये होता है बाह्य परासरण के कारण। तो उसका द्रव्य कहाँ आएगा, बाहर आएगा। जब हम अधिक सांद्रता वाले घोल के अंदर किसी सेल को रखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य परासरण के कारण ये घटना हो रही है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, बाह्य परासरण प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। असत्य कथन का चयन करें। फ्लोएम में परिवहन दोनों दिशाओं के अंदर होगा, ये जाइलम फ्लोएम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल होगा। फ्लोएम में जो परिवहन है दोनों दिशाओं में होगा। जाइलम में परिवहन केवल क्या होता है, एक दिशीय होता है। वाष्पोत्सर्जन में जल का परिवहन एक दिशा में होता है, बिल्कुल एक दिशा के अंदर होता है। फ्लोएम रस में केवल जल व शर्करा का स्थानांतरण होता है। जल व शर्करा के स्थानांतरण के साथ साथ इसके अंदर एमिनो अम्ल और हार्मोन विटामिन भी पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल होंगे, विटामिन होंगे, और क्या होंगे, हार्मोन होंगे। ये सारी चीजें किसके अंदर पाई जाती हैं, इस फ्लोएम रस के अंदर पाई जाती है। तो अमीनो अम्ल भी होगा, हार्मोन भी होगा, विटामिन भी होंगे। तो ये तीनों कथन आपके क्या हो गए, सही है। और चौथा कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी उत्तर राइट हो जाएगा। पादपों में खनिज आयनों का उद्ग्रहण, पादपों में जो खनिज आयनों का उद्ग्रहण है वो सक्रिय जल अवशोषण का पार्ट है। किसका पार्ट है, सक्रिय जल अवशोषण के द्वारा होता है। जब जल अवशोषण अंतराकोशिकीय स्थानों या जीवद्रव्य तंतु, हम इसको प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से जानेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट कहते हैं। सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दो गति होती है, इसको हम क्या नाम देंगे, सिम्प्लास्ट पाथवे नाम देते हैं। जब ये किससे जल निकले, जीवद्रव्य तंतु से होकर निकले, अंतराकोशिकीय स्थानों से होकर निकले, तो हम उसको सिम्प्लास्ट का नाम देते हैं। एक पादप में जल को ऊपर चढ़ने के लिए सही शब्द है, एक पादप के अंदर जल ऊपर चढ़ रहा है तो उसके लिए सही शब्द वाष्पोत्सर्जन नहीं है, हम बात कर रहे हैं एसेंट ऑफ सेप, जल का आरोहण। क्या है, जल का आरोहण, एसेंट ऑफ सेप, जिसे हम रस्सारोहण कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्सारोहण कहते हैं। रस्सारोहण का मतलब होता है कि पादपों के अंदर जल का ऊपर चढ़ना रस्सारोहण के कारण होता है, जिसे एसेंट ऑफ सेप कहा जाता है। डीपीडी का पूरा नाम सबको पता है आजकल, सिंपल सा है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसको विसरण दाब न्यूनता भी बोलते हैं, इसको चूषण दाब भी बोलते हैं। सक्शन प्रेशर, चूषण दाब, विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी एक ही नाम है। और इसका फुल नेम होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिनिट, डिफ्यूजन प्रेशर और डेफिसिट, सॉरी डेफिनिट नहीं, डेफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। सिंपल प्रश्न है ये, इनमें बहुत ज्यादा हमें एफर्ट लगाने की आवश्यकता है नहीं। अंकुरण के समय बीजों का जो फूलने की क्रिया है, इम्बिशन कहते हैं, इम्बिशन, एम्बिशन। अंत चूषण बोल दो या अंत शोषण इसको बोल सकते हैं। 134 का उत्तर नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, अंत शोषण। कुछ सिंपल प्रश्न भी है। किसी भी विलयन का परासरणी विभव प्राय कैसा होता है, किसी भी विलयन का परासरणी विभव प्राय लगभग क्या होता है, ऋणात्मक होता है। परासरणी विभव क्या होता है, प्राय ऋणात्मक ही होता है। और दाब विभव जो है वो धनात्मक होता है लगभग। इसको हम, जैसे हमने देखा था अभी, परासरणी विभव, या इसको दूसरा होता है दाब विभव। परासरणी विभव को हमने देखा था ओपी मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, टीपी। ये शब्द डीपीडी में काम में आते हैं और ये शब्द जल विभव में काम में आते हैं। सिंपल। परासरणी विभव क्या होगा, ऋणात्मक होता है। पूर्ण रूपेण स्फीति कोशिका में निम्न में से क्या शून्य होगा,
कोई पूर्ण रूपेण स्फीति कोशिका फूली हुई है, फुल टारगेट सेल है। ये बात हम करते हैं डीपीटी के संबंध में। ओपी माइनस टीपी, डीपीटी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। बहुत ही इजी प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आता है ये प्रश्न, आपने देखा होगा। डीपीडी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी होता है। डीपीडी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी होता है। डीपीडी सामान्य परिस्थितियों के अंदर जब टीपी क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो डीपीडी बराबर क्या हो जाता है? ओपी हो जाता है। ऐसा भी होता है। और कई बार जीवदर्य कुंचित कोशिका के अंदर क्या होगा? डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी भी माइनस का हो जाएगा, तो डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा? ओपी प्लस टीपी। अर्थात डीपीडी का मान ओपी से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। ओपी और टीपी मिलकर डीपीडी के बराबर हो रहे हैं, अर्थात ओपी का मान डीपीडी से कम है और डीपीडी का मान ओपी से क्या है? अधिक हो जाता है। अब ये कह रहे हैं पूर्ण रूपेण स्फीत कोशिका में निम्न में से क्या शून्य होगा? जब पूर्ण रूप से कोशिका स्फीत होगी तो क्या हो जाएगा? टीपी शून्य हो जाएगा। जब पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका होगी तो उसमें शून्य क्या हो जाएगा? डीपीडी शून्य हो गया। जब डीपीडी शून्य होगा, डीपीडी जब शून्य होगा, ये तो सलत कोशिका है, टीपी शून्य हो गया इसका मतलब सलत है। जब पूर्ण रूप में स्फीत है तो डीपीडी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डीपीडी जीरो कब होगा? जब टीपी किसके बराबर हो जाएगा? ओपी के बराबर हो जाएगा। ओपी और टीपी का मान बराबर हो जाएगा। उस संदर्भ में क्या होगा कि पूर्ण रूप इस जो फूली हुई कोशिका उसको जल की आवश्यकता नहीं रहेगी, जल की डिमांड नहीं रहेगी, उसका फूल जाएगी। उस समय हम ये कह सकते हैं कि उसे जल की डिमांड नहीं रह रही, इसका मतलब डीपीडी का मान क्या हो गया? शून्य हो गया। अर्थात चूषण दाब आपका क्या हो गया? उस समय क्या हो गया? चूषण दाब आपका क्या हो जाएगा? उस समय बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा। पूर्ण स्फीत कोशिका के अंदर क्या शून्य होगा? चूषण दाब, जिसको हम क्या कहते हैं? डीपीडी कहते हैं। डीपीडी हालांकि यहाँ दिया नहीं, ऐसा एग्जाम के अंदर प्रश्न आ सकता है। एक द्वितीय कुंचित कोशिका को अल्पपराशरी विलयन में रखने पर इनमें से जल प्रवेश करता है तो कौन सा दाब उत्तरदायी है? जब एक द्वितीय कुंचित कोशिका को जल में घोला जाता है, रखा जाता है, तो कौन सा दाब इसके लिए उत्तरदायी होता है? तो इसके लिए डीपीडी उत्तरदायी होता है। डीपीडी उत्तरदायी होता है। अब क्यों उत्तरदायी होता है? क्योंकि हमें पता है जीवदर कुंचित कोशिका की स्थिति सामान्य स्थितियों में डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी होता है, लेकिन जब जीवदर कुंचित होगी तो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी भी क्या हो गया? माइनस का हो जाएगा उस संदर्भ में। तो ओपी प्लस टीपी आपका हो जाएगा डीपीडी बराबर। अब ये कह रहे हैं जीवद्रव्य कुंचित कोश का दाब, दाब कौन सा होगा? जीवद्रव्य कुंचित कोशिका के लिए रखने के लिए डीपीडी ही उत्तरदायी होता है। डीपीडी ही उसके लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो हम उसको क्या मान के चलते हैं? डीपीडी ही उत्तरदायी मान के चलते हैं। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक शब्द रसारोहण के दौरान जाइलम तत्वों का वायु के बुलबुलों द्वारा अवरुद्ध होने के लिए प्रयुक्त होता है? नया शब्द है कि वैज्ञानिक शब्द रसारोहण की जब घटना होती है उसमें उसको क्या कहते हैं? जो जाइलम तत्वों का वायु के बुलबुलों के द्वारा अवरुद्ध होने के लिए प्रयुक्त होता है। जाइलम को अवरुद्ध करने का काम जो करता है वो होता है वाहिका रोध, जिसको आप इम्बोलिज्म कहते हैं। याद रखना है, ये इम्बोलिज्म की घटना कब होती है या वाहिका रोध कब होगा? जब क्या होगा? रसारोहण होता है और उसमें जाइलम तत्वों का वायु के बुलबुले के द्वारा अवरुद्ध होने आता है। जब रसारोहण के दौरान यदि जाइलम की जो वाहिकाएं हैं वो क्या हो जाए? अवरुद्ध हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? वाहिका अवरोध। क्योंकि ट्रेकिड्स और वेसल वाहिका इम्बोलिज्म कहा जाता है। विशेष शब्द है, आपको याद रखना है परिभाषा के रूप में, क्योंकि रसारोहण हमारे सिलेबस के अंदर है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। नया है बिल्कुल। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सहगमन सिम्पोर्ट या को ट्रांसपोर्ट द्वितीयक सक्रिय परिवहन का एक क्या है? प्रकार है। सुगम विसरण या फैसिलिटेड डिफ्यूजन विशिष्ट प्रोटीन चैनलों के माध्यम से अणुओं की ऊर्जा निर्भर करती है। अब ऑप्शन नंबर जो 2 है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ एटीपी की आवश्यकता होती नहीं है। यहाँ क्या है? ऊर्जा पर निर्भर नहीं होता, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। एटीपी की आवश्यकता नहीं होती, और एटीपी की आवश्यकता नहीं होती तो सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। ये सांद्रता प्रवणता के अनुसार होता है। सांद्रता प्रवणता के अनुसार ये
होता है। एटीपी की आवश्यकता यहाँ होती नहीं है सांद्रता प्रवणता के अनुसार, ये होता है, इसको हम निष्क्रिय परिवहन, सक्रिय नहीं होता, क्या होता है, निष्क्रिय। निष्क्रिय इसलिए होगा क्योंकि वहाँ एटीपी की आवश्यकता नहीं होगी, एटीपी की आवश्यकता जहाँ होती है वहाँ सक्रिय होता है, ये निष्क्रिय परिवहन का प्रकार हो जाता है निष्क्रिय। तो उत्तर नंबर 2 ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। अब इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर ये होगा कि कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है। आइसोजाइम के रूप में खोजा गया पहला एंजाइम, इंपॉर्टेंट पार्ट है एंजाइम शब्द के लिए। आइसोजाइम के रूप में, आइसोजाइम एक ही एंजाइम के कई रूप जिनकी संरचना में सूक्ष्म अंतर होता है, एक ही एंजाइम के कई रूप आइसोजाइम कहलाते हैं, जिनकी संरचना में मामूली अंतर पाया जाता है, वो सारे क्या है, आइसोजाइम कहलाते हैं। और ऐसा आइसोजाइम सबसे पहले जो खोजा गया था उसको हम बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज पहला खोजा गया आइसोजाइम था। अब हम जब वर्गीकरण देखते हैं एंजाइमों का, एक एंजाइम कमीशन 1961 के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया था एंजाइमों का, 1961 में एंजाइम कमीशन के द्वारा। तो कुछ एंजाइम दिए गए थे, उनको क्रम में व्यवस्थित करना है। किस क्रम में वो थे, तो विशेष तौर से हम सामान्यतः किताबों के अंदर इनके नाम पढ़ते हैं, वो नाम उस क्रम में ही व्यवस्थित है। EC1 से लेकर EC6 तक 6 एंजाइम थे। अब कौन कौन से कैसे थे, अब यहां होगा, एक नंबर पे आएगा आपका ऑक्सीडो रिडक्टेज, एक नंबर पर होगा आपका कौन सा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। उसके बाद था ट्रांसफेरेज, उसके बाद था हाइड्रोलेज, और उसके बाद था आपका लाइसोजेज, लाइसेज बोल सकते हैं इसको, और उसके बाद था आपका आइसोमरेज, और लास्ट के अंदर आपका क्या था, लाइगेज। ये 6 एंजाइम थे जो इस क्रम के अंदर है, 1 2 3 4 5 6, ये इस क्रम के अंदर है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 3 नंबर। 141 में क्या आएगा, 3 नंबर उत्तर राइट होगा। तो इनको विशेष तौर से, मतलब जिस क्रम के अंदर आपकी बुक में जो दे रखे हैं वो इसी क्रम के अंदर दे रखे हैं, इन्होंने बता नहीं रखा, लेकिन हमें खुद से विवेक से ये निर्णय करना है कि ये जो एंजाइम है इसी क्रम के अंदर ही है। ऐसा प्रश्न आजकल क्रम का प्रश्न भी आता है, तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि यदि आप, इसीलिए हम कहते हैं कि आप क्रम से याद करो उनको, तो क्रम के अंदर ही आपको इनको याद करना, व्यवस्थित करना, कम से कम आपको नाम याद हो तो ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपको गलत नहीं होगा। निश्चित रूप से ऐसे आने प्रश्न आने की संभावनाएं है, क्योंकि एंजाइम से काफी डीपली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्न में से किस एंजाइम को सहकारक के रूप में टीपीपी की आवश्यकता होती है, अच्छा प्रश्न था। एक सहकारक कोफैक्टर के रूप में थाइमिन पायरोफॉस्फेट, टीपीपी का मतलब होता है थाइमिन पायरोफॉस्फेट, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, ये आपकी फुल फॉर्म है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। निम्न में से किस एंजाइम को सहकारक के रूप में टीपीपी की आवश्यकता होती है, थाइमीन पायरोफॉस्फेट होता है, जो कि सहकारक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज के रूप में ये काम करता है, पायरुवेट डी हाइड्रोजनेज के रूप में भी काम में लिया जाता है। ट्रांसकीटोलेजेज जो कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पंथ है, HMP, आपके सिलेबस में नहीं है, फिजियोलॉजी के अंदर हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पंथ होता है, पथ, जिसमें ये काम में आता है। अब जो रूबिस्को एंजाइम है ये नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए सक्रियण के लिए हमारा मैग्नीशियम काम करता है। क्या काम करता है, मैग्नीशियम काम करता है, जिसको हम रूबिस्को नाम देते हैं। रूबिस्को में जो सहकारक के रूप में होता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। बाकी जो तीनों एंजाइम है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट डी हाइड्रोजनेज, ट्रांसकीटोलेजेज, इन सब में सहकारक के रूप में थाइमीन पायरोफॉस्फेट टीपीपी एक सहकारक काम में आता है। तो उत्तर नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। कोलंबस वैज्ञानिकों से संबंधित कुछ नाम दे रखे हैं, बड़ा आसान सा था, कुछ ज्यादा इसमें एफर्ट लगाना नहीं है हमें। अब एफर्ट इसलिए नहीं लगाना क्योंकि वैज्ञानिकों के सामान्य नाम यहाँ दे रखे हैं। जैसे हम बात करें एमिल फिशर, तालाचाबी सिद्धांत इन्होंने दिया था। डेनियल कोशलैंड, प्रेरित आसंजन सिद्धांत इन्होंने दिया था। एडवर्ड बुकनर, अब हमें पता है कि एडवर्ड जो बुकनर है, एडवर्ड जो बुकनर थे, इन्होंने आपका कोशिका मुक्त किण्वन या जाइमेज गतिविधि का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा कुहन ने इन सबको आप जानते हो एंजाइम शब्द दिया था। तो उत्तर नंबर 1 आपका क्या है, राइट आंसर है। ऐसा प्रश्न भी कई बार आ जाता है वैज्ञानिकों से जुड़ा हुआ। एंजाइम के गैर प्रतिस्पर्धात्मक या उत्क्रमणीय संदमन है, संदमन में क्या होता है कि क्रियाधार सांद्रता में वृद्धि व संदमन को दूर नहीं करती। क्रियाधार सांद्रता में क्या होगी, क्रियाधार सांद्रता में वृद्धि होगी।
एंजाइम के गैर प्रतिस्पर्धात्मक व उत्क्रमणीय संदमन में क्या होगा? ये प्रकार हैं, गैर प्रतिस्पर्धात्मक है, प्रतिस्पर्धात्मक है, रिवर्सिबल है, इनरिवर्सिबल है, 3 प्रकार के हैं ये। तो उसमें क्या होगा, इसके अंदर ये बात कर रहे हैं कि गैर प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए और उत्क्रमणीय संदमन होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि क्रियाधार सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी और संदमन को दूर नहीं करेगी, अर्थात स्थायी होगी। तो उत्तर नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भी मैंने मॉड्यूल के अंदर 3 प्रकार है जो दे रखे, ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है। एक ही विक्रिया को उत्प्रेरित करने वाले संरचनात्मक रूप से भिन्न एंजाइम क्या कहलाते हैं? एब एंजाइम, आइसोजाइम। अभी हमने देखा था आइसो एंजाइम, जो एक ही एंजाइम के कई रूप होते हैं लेकिन संरचना की दृष्टि से थोड़े से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इनको हम क्या कहा जाता है, आइसो एंजाइम कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाता है। प्रश्न सिंपल है, ध्यान रखना एंजाइम के अंदर आपको प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो मैंने प्रश्न आपको इस एग्जाम में 100 प्रश्न आपको दे दिए, 50 पहले दूसरे पेपर के अंदर और 50 तीसरे पेपर के अंदर। हमने 100 प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेते तो प्लांट फिजियोलॉजी आपकी बिल्कुल क्लियर है। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का सबसे प्रभावी संदमक है, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का सबसे प्रभावी जो संदमक है वो क्या है, वो आपका है मेलोनेट। क्या होता है, मेलोनेट इसका सबसे प्रभावी संदमक है। सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के संबंध में पूछा है कि इस एंजाइम को सबसे ज्यादा संदमित करने वाला पदार्थ कौन सा है, मेलोनेट है। कथन 1, सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता होती है। सक्रिय अवशोषण परासरण दाब के विरुद्ध होता है। सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की इकाई के रूप में एटीपी की आवश्यकता होती है सक्रिय जल अवशोषण में, जबकि सक्रिय अवशोषण परासरण के विरुद्ध होता है। सक्रिय अवशोषण किसके विरुद्ध होता है, परासरण के विरुद्ध होता है। ये कथन आपके अपने आप में दोनों ही सही हैं और कथन ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आराम से सिंपल सा प्रश्न था, सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो परासरण सांद्रता के दौरान हो जाता है। सॉरी, परासरण सांद्रता नहीं कहेंगे, सॉरी 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 सॉरी, सांद्रता प्रवणता के अनुसार वो हो जाता है। सांद्रता प्रवणता के द्वारा उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन वो निष्क्रिय की बात है। सक्रिय के अंदर क्या होगा, एटीपी की आवश्यकता होती है। सक्रिय अवशोषण परासरण के विरुद्ध होगा, बिल्कुल होगा। तो ए और ए दोनों सही है। रसारोहण में जल के अणुओं के बीच संजन और आसंजन दोनों बल, एडिशन और कोएशन बल पाए जाते हैं। ये बल जाइलम नलिकाओं में जल स्तंभ को टूटने से बचाते हैं। ये यदि जल होंगे तो लगातार लगातार जल ऊपर चढ़ता जाता है, यदि ये बल काम नहीं करेंगे तो वो रिदम टूट जाएगा और जल ऊपर तक नहीं चढ़ेगा। तो कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है। कथन ए भी सही और कथन बी भी सही है, तो इसके अंदर आपका जो उत्तर माना जाएगा वो होगा ए। सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये था जल, ये न्यूमेरिकल था जिसके अंतर्गत आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि यहाँ बात किसकी हो रही है, यहाँ भी बात जल विभव की हो रही है। और जल विभव हमेशा उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होता है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ माइनस के निशान पहले से दे रखे। कोशिका ए है, अब जल विभव निकालेंगे तो कितना आएगा, यदि इसका हम जल विभव निकालें तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा -30, -25 और -10। अब जल किधर जाएगा, 10 से इधर, 20 से इधर और इधर, मतलब जेड वाई और एक्स, जेड वाई एक्स से इधर जाएगा, -10, -25 और -30। उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होगा, क्योंकि यहाँ उच्च जल विभव -10 सबसे छोटी संख्या है, उससे बड़ी संख्या -25 और कम हो गया, उससे बड़ी संख्या -30 और कम हो गई, सबसे बड़ा -10 है, उससे बड़ा -25 और उससे बड़ा -30। तो कम से अधिक की ओर ये जाएगा। तो उत्तर नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा जल विभव के अंदर। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर। डीपीडी की बात करें तो निम्न डीपीडी से उच्च डीपीडी की ओर। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठा के रखें, प्रश्न जिंदगी में भी गलत नहीं होगा। केवल जोड़ घटाव आप बच्चे की तरह करें, इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हम जैसे ही बिना कॉपी पेन करेंगे तो 100% आपका उत्तर गलत माना जाएगा। ऑप्शन में आपके दोनों होंगे, क्योंकि हम भूल जाते हैं उस दशा के अंदर की उच्च से निम्न की ओर, वहां माइनस प्लस में भटक जाते हैं। सीधा सा उदाहरण है, ऐसे प्रश्न दिखे, पेन चलाएं, माइनस प्लस करें और माइनस पेन से निशान लगा लें और मिलान कर लेंगे, उत्तर 1 होगा। उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होगा। पता कैसे चलेगा, यहाँ तो दे ही रखा है जल विभव का निशान, नहीं दे रखा हो माइनस प्लस हो तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जल विभव की बात कर रहा है या
डीपीटी की बात कर रहा है। तो उत्तर नंबर 1 आपका 149 के अंदर सही है। दो कोशिकाएं ए व बी, इनमें से कोशिका ए का अपरासरण दाब 10 एटीएम है, स्फीति दाब 7 एटीएम है और विसरण दाब न्यूनतः 3 एटीएम है। कोशिका बी का अपरासरण दाब 8 एटीएम है, स्फीति दाब 3 एटीएम है, विसरण दाब न्यूनतः 5 एटीएम है। ये बात कर रहे हैं डीपीडी की, और डीपीडी में भी कोशिका एक है और कोशिका बी है। अब पहले की निकालें। डीपीडी निकालने के लिए हमें पता है ओपी माइनस क्या होता है, टीपी। तो यहाँ इन्होंने ओपी का मान, ए का अपरासरण दाब का मान 10 दे दिया, 10 का माइनस 7 बराबर कितने हो गए, 3 एटीएम आ गया। दूसरी कोशिका के अंदर ओपी टीपीडी बराबर 3 हो गया, निकाल रखा है पहले से, इन्होंने निकाल के दे रखा है, मैं केवल चेक कर रहे हैं। कोशिका बी का अपरासरण दाब 8 है, ओपी माइनस टीपी का मान 3 है, बराबर डीपीडी कितना आ गया, 5। तो निम्न डीपीडी से अधिक डीपीडी की ओर, ये कम डीपीडी है कोशिका ए की और उच्च डीपीडी की ओर ये हो जाएगा। तो निम्न से उच्च की ओर, पहला जो निम्न है और दूसरा क्या है, उच्च है, तो कोशिका की गति क्या होगी, ए से बी की ओर होगी। ऐसे सवाल एग्जाम के अंदर बहुत बार आते हैं, निकालने हैं। 100% ग्रेड सेकंड के अंदर इस बार एक न्यूमेरिकल आपसे ऐसा पूछा जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें, अच्छे से करें, जिस प्रकार से हम आपको बताते जा रहे हैं वैसे आप करते जाएं, आराम से आप अच्छे से इसको कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो आपके डाउट्स थे इस अनुस्वर के अनुसार आपको सही मानने हैं, फाइनली हैं। और अगला टेस्ट जो हमारा होगा जिसमें नॉन कोऑर्डिनेट्स, वो हम मंगलवार को आपको बात करेंगे किस प्रकार उसको तैयार करना है। धन्यवाद। और एक थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर जो मिस्टेक हो गई थी, उनमें आपको जो आगे शेड्यूल है वो उसी अनुसार रहेंगे, केवल ये चैप्टर आपका कट हो गया है जो इसमें हम नहीं दे पाए, वो आपको आगे जो शेड्यूल है वो उसी अनुसार रहेगा जिस प्रकार से चलता आ रहा है।